So let us start with next question, and this time we will be solving questions from previous JEE exam. So question number 81, which is from 2019 JEE main. A thin disk of mass m and radius r has mass per unit area, which is given by sigma equal to kr square, where r is the distance from its center. Its moment of inertia about an axis going through its center of mass and perpendicular to its plane is. आपको एक डिस्क दिया है और आपको पूछा है what is the moment of inertia of the disk about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane, मतलब its own axis. तो अगर आपको याद होगा, if you remember, moment of inertia of a disk about its own axis हमने फाइंड किया था mr square by 2. तो वो आंसर यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हमने ये डिराइव किया था, तो अगर आपको याद होगा, you should remember, और that is why theory is very important. क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब हमने डिराइव किया था तो हमने बोला था ये जो डिस्क है ये यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मतलब इसका मास पर यूनिट एरिया हर जगह पे सेम है. गुड. देन अगर ऐसा है तो उस केस में, इफ यू रिमेंबर, इन दैट केस हमने अज्यूम किया था द डिस्क टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. उसमें से एक रिंग लिया था हमने एट सम डिस्टेंस r, और इसका थिकनेस था dr और इसका मास था dm. तो यू शुड रिमेंबर, ये है r, इसका थिकनेस है dr, इसका मास है dm, एंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm. गुड. एंड इफ यू रिमेंबर, हमारे पास dm आया था 2 पाई r सिग्मा dr, मास चाहिए ना, तो 2 पाई r सिग्मा dr. लेकिन वो केस था यूनिफॉर्म डेंसिटी का, मतलब डेंसिटी हर जगह पे सेम है. हमारे इस क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया है कि डेंसिटी इज नॉट सेम एवरीवेयर, क्योंकि इन्होंने बोला है डेंसिटी इज चेंजिंग विद डिस्टेंस एज सिग्मा k r स्क्वायर. तो हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो अब अप्रोच सेम रहेगा. ये एक रिंग का था, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? r स्क्वायर dm. डिस्क का चाहिए तो क्या किया था? इंटीग्रेट. कहां से कहां तक? 0 से r तक. तो सेम अप्रोच यूज करेंगे. वी विल बी यूजिंग द सेम अप्रोच, जस्ट दिस टाइम सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट. तो यू शुड नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इंटीग्रेशन ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, एंड रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट कैपिटल R. उसमें से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था r स्क्वायर dm. इसमें dm है 2 पाई r सिग्मा dr. करेक्ट? इज दिस क्लियर? क्योंकि यहाँ गलती हुई तो सब गलत. तो दिस इज r इंटू r स्क्वायर r क्यूब, 2 पाई आउटसाइड. सिग्मा को बाहर ले नहीं सकते क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट नहीं है. 0 टू r क्यूब, sigma is kr square dr. r cube and r raised to 3, मतलब r raised to 3 और r raised to 2, r raised to 5. What is constant here is k, so 2 pi k. Correct. 2 pi k. r cube and r square is r raised to 5 dr, 0 से r तक. तो you should know 2 pi k इसका इंटीग्रेशन होता है r raised to 6 upon 6, 0 से r तक. तो ये आएगा 2 pi k r raised to 6 upon 6 minus 0. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल गया डिस्क का 2 pi k r raised to 6 upon 6, 1 का है 3 का, मतलब 2 pi k r raised to 6 upon 3. राइट. 2 गया, ठीक है, 2 गया तो पाई के. गुड. अब ऐसा ऑप्शन में है नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे k है,
और यहाँ पे k नहीं है, मतलब हमको यहाँ से k हटाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ k। तो नथिंग रॉन्ग, यहाँ तक सही है। तो हमें अभी तक क्या मिल गया, हमें मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ये कितना आ गया, पाई के आर रेज टू 6/3। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, इसके आगे क्या करेंगे। ऑप्शन देखो तो समझ में आ जाएगा कि इससे क्या होगा। ऑप्शन में यहाँ पे k नहीं है, k की जगह पे m था, तो यहाँ पे m नहीं है, m लाना पड़ेगा। m कैसे लाते हो, सिंपल इंटीग्रेशन dm। क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था, बहुत सारे रिंग्स थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेंटर से, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो हर एक रिंग का मास अगर dm 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 मान लिया, तो रिंग कहाँ से कहाँ तक है, 0 से r तक है। लेकिन dm क्या था, 2πr सिग्मा dr, राइट, गुड। तो अब इसको कर लोगे इंटीग्रेट। यू नो, अगर मैं डिस्क का पहला रिंग लेता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ, फिर तीसरा लेता हूँ, फिर चौथा लेता हूँ, फिर पांचवा लेता हूँ, ऐसे सारे के सारे रिंग्स लेता हूँ, कहाँ से, सेंटर से कहाँ तक, सरकमफेरेंस तक, और सारे के सारे रिंग के मास को ऐड करता हूँ, तो क्या मिलेगा, मास ऑफ द डिस्क, मास ऑफ द डिस्क। तो टोटल मास मिल जाएगा कैपिटल M। तो इंटीग्रेशन dm इज नथिंग बट कैपिटल M। तो ये कैपिटल M आ गया। ये यू नो 2π इज कांस्टेंट, 0 to r, r सिग्मा इज kr² dr। तो यहाँ पे मिल जाएगा m 2π के बाहर इंटीग्रेशन 0 से r³ dr। ये r³ dr का इंटीग्रेशन क्या आएगा, r⁴/4। तो 2π के r⁴/4 कहां से कहां तक, 0 से r तक। मतलब ये क्या मिल जाएगा आपको, 2π के r⁴/4 1 जाए 2 जा, राइट, गुड। तो ये मिल गया आपको मास विच इज पाई के r⁴/2, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कर लो। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, डिस्क का क्या था, पाई के r⁶। तो r⁶ मतलब r⁴ और r⁴, क्योंकि वहां पे 4 है, और यहाँ पे नीचे था 3, नीचे था 3, नीचे था 3, हमको लिखना है 2, तो 2 से एडजस्टमेंट कर लिया था ना, नीचे 3 था ना, यस। तो हमको क्या करना था, हमको नीचे 2 चाहिए, क्यों 2 चाहिए, क्योंकि मास में क्या है नीचे 2। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये मास। तो आइडिस क्या आएगा, m 2r² और बाय 3, तो 2/3 mr², 2/3 mr², ऑप्शन नंबर बी। तो वापस बता देता हूँ, ध्यान दो, we have ample of time to write, don't worry। तो the basic change जो हमने स्टेट बोर्ड में थ्योरी में किया था, वो था इंटीग्रेशन, ये भी है इंटीग्रेशन। डिफरेंस है, वहां पे मास पर यूनिट एरिया मतलब सिग्मा था कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के डायरेक्टली लिख लिया बाहर। यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो सिग्मा चेंज कैसे हो रहा है, विथ डिस्टेंस, कैसे, kr², गुड। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लोगे, आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एज पाई के r⁶/3। लेकिन ऑप्शंस में यू डोंट हैव के, तो आपके पास क्या है, n। इसका मतलब हमको के नहीं चाहिए, तो के नहीं चाहिए, तो के कहां से आ रहा था, dm से आ रहा था। तो इंटीग्रेशन dm, यू हैव टू इंटीग्रेट ऑन dm। dm क्या है, मास ऑफ रिंग, रिंग कहां से स्टार्ट हुआ, सेंटर से, कहां तक गया, कैपिटल R तक, तो 0 to r। बट व्हाट इज dm, 2πr सिग्मा dr। व्हाट इज सिग्मा, kr²। इंटीग्रेट करते गए, तो इंटीग्रेट करते गए, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ से मास कितना, पाई के r⁴/2। तो अब हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क था, वो याद होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, आईडी हमारे पास था, इफ यू रिमेंबर, पाई के r⁶/3।
तो सिर्फ मैंने क्या किया, मास को एडजस्ट कर लिया। मास क्या है, पाई के r रेज टू 4/2, तो 3 को सरका दिया एंड r रेज टू 6 को r रेज टू 4 और r रेज टू 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ गया m, तो 2/3 mr²। डन। Next question. Let's move to next question. And as you can see, difference between JEE and NEET कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ जेई के केस में थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा है, इंटीग्रेशंस आर इन्वॉल्व। अगला क्वेश्चन, तो एज आई टोल्ड यू कि जेई के क्वेश्चंस में थोड़े इंटीग्रेशंस या फिर मैथ्स के कॉन्सेप्ट आएंगे। तो अगले क्वेश्चन में आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 2 इज गिवन बाय, तो आपको पोजीशन का टाइम डिपेंडेंस दिया है, मतलब पार्टिकल इज चेंजिंग पोजीशन विद टाइम एज 2t I कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप। आगे आपको बोला है its angular momentum with respect to origin at t equal to 2 सेकेंड इज। पोजीशन वेक्टर हमेशा स्टार्ट होता है ओरिजिन से, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही बोला है। इसका मतलब यहाँ पे आपको वेक्टर को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, यू हैव अ पार्टिकल विच इज समवेयर ओवर हियर, ए पे है, पोजीशन वेक्टर दिया है आपको। पोजीशन वेक्टर कितना दिया है, 2t I कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप, लेकिन आपको बोला होगा फाइंड द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे जैसे 1 1। अगर ऐसा दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम जब फाइंड करते हो तो r क्रॉस p बार, ये r बार हमेशा होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ सेट किया है, 1 1 पे। पोजीशन वेक्टर कहाँ से मेजर किया था, ओरिजिन से। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको पोजीशन वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। वो जब आएगा तब देखेंगे। सिर्फ याद रखना, समटाइम्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपको बोल सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है। हमें बोल दिया ये पोजीशन वेक्टर है, और हमें बोल दिया फाइंड करो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो अगर आपको पता है r बार, l बार इज r बार क्रॉस p बार, मतलब ये आ गया r बार क्रॉस m v बार, और m इज अ स्केलर, तो स्केलर को आप बाहर भी लिख सकते हो, r बार क्रॉस v बार। मतलब r तो पता है, v पता नहीं, तो v फाइंड कैसे करेंगे। हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू यू, डेरिवेटिव। तो v बार इक्वल टू dr बार बाय dt, तो d dt ऑफ r बार, व्हाट इज r बार, 2t I कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप। 2t I कैप का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 2I कैप, इसका आएगा 2t इंटू 3 6t j कैप। ये आ गया वेलोसिटी v, लेकिन टाइम कितना बताया था, 2। तो अब at t equal to 2 seconds, 2 seconds v bar will be equal to 2I cap minus 6 into 2 j cap, मतलब कितना, 2I cap minus 12 j cap। सिमिलरली r भी आपको t equal to 2 पे निकालना है, तो r bar it is equal to 2 into 2I cap minus 3 into 2 square j cap, तो ये आ गया 4I cap minus 12 j cap which is r bar। अब आपको अगर एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो इट इज m r बार क्रॉस v बार। m कितना है, 2, ये तो पता ही होगा, I j k। अब ऐसा मत बोलना कि इसमें I और j है, इसमें भी सिर्फ I और j है तो मैं k क्यों लिखूं, लिखना पड़ेगा I कैप j कैप k कैप। what is r 4 minus 12 0, what is v 2 and 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है ना।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0। वैसे लॉजिकली बताऊं तो आई बार, राइट, आई बार और जे बार, दोनों में आई बार और जे बार है, राइट। तो सिर्फ सिर्फ के कैप बचेगा, बाकी सब जाएगा। मतलब टाइम पास करना नहीं, सीधा ये लेना खत्म, क्योंकि बाकी तो 0 होगा। 12 इंटू 4 माइनस 48, माइनस ऑफ माइनस प्लस 24, कौन सा के कैप, माइनस 48 प्लस 24 इज माइनस 24 इंटू 2 इज माइनस 48 के कैप। ये क्या है, एल। हमें क्या पूछा था, एल, लेकिन एल का क्या पूछा है, नहीं, वेक्टर फॉर्म आ गया माइनस 48। गुड, तो वेक्टर फॉर्म इज माइनस 48 के कैप। क्वेश्चन नंबर 82। Okay, so let's move ahead to next question. So this is very simple. अगली बार से एक मैथमेटिक्स का रूल बता देता हूँ, ज्यादा सिंपल होगा आपको। आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों चेक करने से जिस कैप के नीचे दोनों 0 हो वही सरवाइव करता है। के कैप के नीचे कौन है, 2 0, वही सरवाइव करेगा, बाकी सब जाएंगे, राइट। तो वो बाकी के 2 कंपोनेंट फाइंड करना ही नहीं है, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। गुड, तो व्हेन यू डू डिटर्मिनेंट सब समझेगा, के कैप के दोनों नीचे दोनों 0 तो के कैप रहेगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere of mass m and radius r is divided into 2 unequal parts. तो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर था, जिसका मास था m, टोटल मास था m, and what else you had was, उसको 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मास m, रेडियस r था इसका सॉलिड स्फीयर का। They are dividing this into 2 unequal parts. So mass is m and radius is r. आगे बोला है the first part has a mass of 7m by 8, तो बचा हुआ 1m by 8, एक 7m by 8 तो बचा हुआ m by 8. Good. Is converted to a uniform disk of radius 2r. तो पहला पार्ट जो है it is converted to a disk of radius 2r. Okay. आप बोलोगे बड़ा कैसे हो गया, ये स्फीयर है, वो डिस्क है, यू शुड रिमेंबर। ये स्फीयर है, स्फीयर इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसमें से 7m/8 निकाल लिया, उसको 2 डायमेंशनल बना लिया, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा लेकिन मास उसमें कम होगा। तो इसका रेडियस कितना है, 2r, राइट। तो ये आ गया 2r, और मास कितना है, m1 = 7m/8। The second part is converted into a uniform solid sphere. तो जो दूसरा पार्ट है, it is being converted into uniform solid sphere, and इसको कन्वर्ट कर दिया यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में, जिसका क्या मास, कितना मास, m/8। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इसका रेडियस बताया नहीं, देखो रेडियस बताया है नहीं, तो दिस इज अ प्रॉब्लम हियर। लेट I1 be the moment of inertia of the disk about its axis and I2 be the moment of inertia of the new sphere about its axis. For a disk, moment of inertia about its axis मतलब moment of inertia about center of mass perpendicular to the plane, which is mr²/2, right? कौन सा m, डिस्क का m कितना है, 7m/8, और r कितना है, 2r है। तो अब याद रखना, I1 मतलब डिस्क का केस, इस केस में आप लिखोगे m डिस्क r डिस्क का स्क्वायर बाय 2, m डिस्क इज 7m/8 और 2 तो था ही, r डिस्क इज 2r, तो 2r का स्क्वायर, दिस इज 7/16 m 4r², 1 and 4, तो आपको मिल जाएगा 7mr²/4, 7/4 mr²। अब जो दूसरा केस था स्फीयर का, सिर्फ इसका प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट नो व्हाट इज r पता नहीं, तो पहले r फाइंड करो, क्योंकि
स्फीयर का व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस 2/5 mr²। इसका एक्सिस मतलब अबाउट डायमीटर होता है, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो 2/5 mr²। m तो पता है, m/8 है, r पता है क्या? नहीं। तो फिर r कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर स्फीयर यू मस्ट नो मास। मास कितना है स्फीयर का? m/8। लेकिन ये स्फीयर और ये डिस्क किससे बना है? पहला ऑब्जेक्ट कौन था? सॉलिड स्फीयर का। तो डेंसिटी सेम होगा। तो मास को कैसे लिखोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। करेक्ट, ये याद रखना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। वापस बता रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। m/8 किसका मास है? स्फीयर। कौन सा स्फीयर? न्यू स्फीयर। और कैपिटल एम किसका मास है? किसका? ओल्ड स्फीयर का। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। गुड। मास के वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वो हम अगले स्टेप में करेंगे। लेकिन पहले मुझे बताओ, m/8 इक्वल टू, m/8 इज मास ऑफ स्मॉल स्फीयर, इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट दिस? क्योंकि इक्वेशन में कुछ तो लिख के रखा होता है, वो समझ में नहीं आता कहाँ से आया। हाउ डू यू राइट दिस डाउन? कैसे लिखते हो? मैंने अभी बताया आपको, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अब बहुत सारे जगह पे बिना एक्सप्लेन किए डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया, तो पहले समझ लो ये है मास ऑफ न्यू स्फीयर। इसको मैं m डैश बोल देता हूँ। व्हाट इज m डैश? v डैश। व्हाट इज v डैश? वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इनटू क्या? इनटू डेंसिटी। करेक्ट? रिमेंबर दिस। m dash is mass of new sphere, v dash is volume of new sphere into density। बट ये मास कितना था? वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई, कौन सा? r2। कौन सा r? r2 क्या है? न्यू स्फीयर का रेडियस है। न्यू स्फीयर का रेडियस था ना, r2, राइट? क्यूब इनटू डेंसिटी, राइट? व्हाट इज m? टोटल मास। टोटल मास इसका। इसको कैसे लिखोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम v is 4/3 pi r cube into density upon 8 equal to 4/3 pi r2 cube rho। राइट? ये और ये कैंसल। v, ओरिजिनल v मैंने अभी बताया, इट इज 4/3। 1/8 था। पाई कौन सा? r, ओरिजिनल r क्यूब इक्वल टू क्या? 4/3 पाई r2 क्यूब कैंसल। व्हाट इज r2? r/2, क्योंकि 8 का क्यूब रूट मतलब 2, तो r/2। तो याद रखना, ये आ गया r/2। ये मिल गया। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा स्फीयर का, I2। व्हाट इज I2? 2/5 m। व्हाट इज m? m/8 r² का स्क्वायर मतलब कितना? 2/5। एक काम करना, दिस इज 8 5 40 और ये 4 है। 40 into 4 160। तो this is 2/160, राइट? mr²। तो रेशो क्या पूछा है आपको? I1/I2 रेशो पूछा है ना, I1/I2। तो I1/I2 सिंपल, ये आ जाएगा 1/80। तो I1/I2 I1 कितना था? I1 7/4 mr²। ये कितना है? 1/80 mr²। 1 and 20 जा, कैंसल, ये जाएगा ऊपर 140 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो वापस एक बार सिर्फ ध्यान दो, अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। अब रिमेंबर, आपको डिस्क का एक्सिस पता है, आपको ये भी पता है mr²/2। गुड। m दिया है 7m/8, r दिया है 2r। मतलब डिस्क के केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, सिंपल है वो।
केस ऑफ न्यू स्पीयर का प्रॉब्लम क्या था कि न्यू स्पीयर में मास तो पता लग गया कैसे, m में से 7m/8 एक के पास गया तो बचा कितना, m/8, वो किसके पास होगा, न्यू स्पीयर। मतलब मास का भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो न्यू स्पीयर है उसका रेडियस नहीं दिया, क्योंकि जब तक रेडियस नहीं मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड नहीं कर सकते हो। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, हाउ डू यू फाइंड आउट, आप बोलते हो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बट मास ऑफ न्यू स्पीयर इज m/8, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पीयर इज 4/3 pi r2 क्यूब इनटू डेंसिटी, बट कैपिटल M इज मास ऑफ ओरिजिनल स्पीयर, वो क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी कैंसल, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्पीयर कितना था, 4/3 pi r क्यूब, इसको सॉल्व करके क्या मिल गया, r2 r/2, तो इट इज r/2। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस इज 2/5 mr², लेकिन m कितना है, m/8, r कितना है, r/2, सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे व्हाट यू विल गेट हियर इज, ये आपको मिल जाएगा 1/80 mr²। तो 1/80 mr² और I1 था 7/4 mr², सॉल्व करोगे तो 140। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिमेंबर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ऑलवेज फाइंड आउट व्हाट इज r एंड m इन बोथ द केसेस, मतलब जो दो पार्ट्स के उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, अ मेटल कॉइन इज अ डिस्क, पहले ही पता होना चाहिए। A metal coin of mass 5 gram and radius 1 centimeter is fixed to a thin stick AB। तो यहाँ पे आपको thin stick बताया है AB, ऐसा, राइट। आगे बोला है of negligible mass, मतलब stick का मास नहीं है, as shown in figure। The system is initially at rest, मतलब omega initial is 0। The constant torque that will make the system rotate about AB, system is rotating about AB, मतलब system is rotating about tangent in its plane। Now you should know directly tangent in its plane for a disk moment of inertia is 5/4 mr²। कैसे याद रखते हो, ये था सेंटर ऑफ मास, IC डिस्क mr²/2, अबाउट डायमीटर मतलब by2 mr²/4, पैरेलल mr²/4 प्लस mr², 5/4 mr², गुड। तो 5/4 mr² आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे बोला है द कांस्टेंट टॉर्क दैट विल मेक द सिस्टम रोटेट अबाउट AB एट 25 रोटेशंस पर सेकेंड, रोटेशंस पर सेकेंड मतलब रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी, फाइनल n इज 25, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो पूछा है टॉर्क, सिंपल है ये क्वेश्चन, जो पूछा है वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। टॉर्क पूछा है, टॉर्क क्या था, आई अल्फा था, तो टॉर्क वाज आई अल्फा, यहां से स्टार्ट कर लो, आई अल्फा। तो आई तो पता ही है 5 mr²/4, अल्फा भी पता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय t, राइट। तो 5/4 m, व्हाट इज m, 5 ग्राम, 5 ग्राम मतलब 10⁻³ r, कितना r, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर का स्क्वायर। ओमेगा फाइनल इज 2 पाई n फाइनल, व्हाट इज n फाइनल, 25 और ये इनिशियल था 0 अपॉन कितना, 5 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपके पास, फॉर द टाइम बीइंग रिमेंबर कैंसल एंड कैंसल, 5/4 रखते हैं, आगे देखते हैं, -3 -4 -7, 25 इंटू 2, एक काम करो, ठीक है 50 भी कर सकते हो इफ यू वांट, तो ठीक है 55, गुड। अब दिस इज पाइस 3.14। तो अब कैलकुलेशन अगर अच्छे से करने हैं आपको, मतलब क्विकली करने हैं, तो पाई इज 3.14/4, roughly 3/4, 0.75। दिस इज पाई/4 इज 0.75, 0.75, ये 5 और 5 25, एक काम करना, रिमेंबर 25 0.75, इसका एक जीरो रह गया ना, इसको दे दो 10⁻⁻⁶, हो गया सब,
25 यस, पाई यस, 4 यस, 25 का 75%, अरे 75%, ये 0.75 होता है कि नहीं? हाँ तो कितना, व्हाट इज 25 by 2? 12.5 by 2 6.25, so 12.5 plus 6.25 18.75, done. 18.75 to 10 power minus 6 मतलब माइक्रो। अब देखते हैं माइक्रो है कि नहीं, होगा तो ठीक, नहीं तो देखते हैं -6। गुड, एटलीस्ट ये दे हैव 10 पावर -5। हाँ ठीक है ना, 1.6, क्योंकि हमने रफ कैलकुलेशंस किए। हैवंट यू यूज रफ कैलकुलेशंस? कैसे, पाई को कितना लिया आपने? 3 कितना होना चाहिए था? मतलब अंडर एस्टिमेट किया, तो ओवर एस्टिमेट करो, ओवर एस्टिमेट, कितना आएगा आंसर? 2 क्यों 2? 3.14 को 3 मान लिया, इसलिए क्या आया 0.75, लेकिन 3.75 के ऊपर आना चाहिए था ना। हाँ तो कितना आना चाहिए पता है? 0.8, क्योंकि 25 into 8 is 2, 25 into 0.8, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास स्ट्रेट अवे 20 into 10 पावर -6, 20 into 10 पावर -6 मतलब 2 into 10 पावर -5, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन अभी भी नहीं समझा होगा तो समझ लो, वंस अगेन समझ लो अच्छे से। यहाँ पे 5 into 5 25, ये 0 किसको दिया? इसको दिया, 10 पावर -6, बचा क्या? π/4। पाई कितना होता है? 3.14, हमने कितना लिया? 3, मतलब 3.14 को क्या माना? 3, तो अंडर एस्टिमेट किया, तो 18.75 आया, लेकिन आंसर तो 18.75 के ऊपर आएगा। ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि वो 3.14 था, तो कितना आएगा? 20 हो गया, 2 into 10 पावर -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 particles of masses 50 gram, 100 gram and 150 gram are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter as shown in figure. The xy coordinates of center of mass is. तो सबसे पहले you should notice कि ये जो है एक पार्टिकल जो है 50 ग्राम का, वो डायरेक्टली ओरिजिन पे है, मतलब x1 y1 is 0 0, क्योंकि डायरेक्टली कहाँ पे है? वो ओरिजिन पे। Then you have one particle m2 which is sitting at 1 meter, मतलब x2 y2, इसमें x2 कितना है? x2 है 1, y2 कितना है? 0, क्योंकि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। वेरी गुड। देन ये जो है this is x3 y3, x3 तो दे दिया 0.5, y3 पता नहीं, पता कर लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 1 मीटर है, 1 मीटर और ये ½ मीटर, मतलब हाइपोटेन्यूज। यू सी क्या फाइंड करना है आपको? नाम, एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। आपको चाहिए व्हाट इज बी डी? व्हाट इज बी डी? हाँ, साइन भी ले सकते हो, ओके, साइन 60। इफ यू टेक साइन 60, या तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इट्स द सेम थिंग। व्हाट इज साइन 60? अपोजिट साइड BD अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज AB या फिर BA, जो भी। तो व्हाट इज साइन 60? √3/2 इक्वल टू BD फाइंड करना था, व्हाट इज BA? 1, तो BD कितना आ गया? √3/2 मीटर, तो ये आ गया आपके पास √3/2। मतलब आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों के तीनों मिल गए। अब सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हो? और एंड यस, ये रोटेशनल मोशन में ही आता है, राइट। 11 में हमारा हो गया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, बट सीबीएसई के हिसाब से रोटेशनल मोशन में ही होता है, तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। तो सेंटर ऑफ मास का अगर आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो ये आता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3
अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। इसमें से m1 x1 का सोचना ही नहीं, 0 है। m2 कितना है 1, अरे m2 कितना है 100, ठीक है 100। x2 कितना है x2 1, x2 कितना है 1। m3 कितना है 150, 150। x3 कितना आया 0.5, 0.5 मतलब 1/2 अपॉन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 50, 100, 150, 300। दिस इज हाउ मच 75। तो 75 प्लस 100 कितना 175, 175 बाय 300। अब 175 बाय 300, अच्छा ऐसा दिया नहीं है, ठीक है, डजंट मैटर। तो यू सी 25 7 जा 25 12 जा, राइट। तो 7/12, 7/12 दोनों में से एक, ए और बी में से एक, फिर y फाइंड करना पड़ेगा। y सेंटर ऑफ मास विल बी m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा। व्हाट इज m1 y1 0, व्हाट इज m2 100, व्हाट इज y2 0, y2 0 था कि नहीं। m3 कितना 150, y3 कितना √3/2, तो 75। और नीचे कितना है 300 है। 75 बाय 300 मतलब 4 सा, 4 सा होता है ना। 75 1 सा, 75 4 सा, तो √3/4, √3/4, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो अब कैलकुलेशंस का पार्ट यू कैन डू इट लेटर, डायरेक्टली आंसर लिखो। लेट अस गो बैक टू क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। करेक्ट है, नथिंग इज रॉन्ग। सिर्फ देखने के लिए कि ऑप्शन में और क्या क्या दिया था। ओके, यू नो, आपको पता है कि आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक क्रॉस चेक कर लेना। आई एम नॉट सेइंग कि ये राइट है, बट आई एम सेइंग क्रॉस चेक कर लेना। ये आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, एंड इमेजिन दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये था ओरिजिन, तो x1 y1 है 0 0, ये है 1 0, और एज यू नो दिस इज 0.5 √3/2, और √3/2 इतनी बार आया है ट्रिग्नोमेट्री में कि वो याद होना चाहिए 0.86, 0.86। तो वाई आई एम टेलिंग यू, जस्ट समझ में आ जाएगा आपको थोड़ी देर में। करेक्ट। अब ऐसा है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, हमारा आंसर क्या आया था, देखो क्या आया था 7/12। व्हाट इज 7/12? रफली रफली 0.5। 7/14 होता तो 0.5 आता। डिनोमिनेटर का नंबर बढ़ाओगे तो नंबर छोटा होगा, डिनोमिनेटर का नंबर छोटा करोगे तो नंबर बड़ा होगा, मतलब 0.6 के आसपास, 0.6। कीप मार्किंग 0.6, मतलब लगभग यहाँ पे। और y का केस क्या आया √3/4, मतलब √3/2 का y2, मतलब 0.86 का y2, 0.43, 0.43 मतलब समवेयर हियर। ये 0.86 है ना, उसके हाफ पे, उसका हाफ मतलब लगभग लगभग यहाँ पे। तो ये आपको मिल गया सेंटर ऑफ मास, तो ट्रायंगल के अंदर है ना। अब लेट अस जस्ट चेक। हमको तो पहले ही पता लग गया था कि 7/12 7/12 आने वाला है, मतलब चेक करना था ये दो चीजें, राइट। √3/8, √3/8 कहाँ पे आएगा, √3/8 मतलब 0.43 का भी हाफ, 0.215, मतलब लगभग यहाँ पे, राइट। दिस इज 0.43, दिस इज 0.215। मासेस कौन से कहाँ पे थे, 50 ग्राम था यहाँ पे, उसके बाद 150 था, उसके बाद 100 था, राइट। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ था 50 ग्राम, यहाँ था 100 ग्राम, और यहाँ था 150 ग्राम। मैंने आपको बताया था कि जहां ज्यादा मास होता है, सेंटर ऑफ मास वहां शिफ्ट होता है। तो देयर वाज नो पॉइंट कि यहाँ पे आ सकता है, आ ही नहीं सकता।
तो कहाँ आएगा 0.43, 0.43 मतलब कहाँ पे √3/4, √3/2 नहीं, by4 ना, यस। तो ठीक है, दिस इज आल्सो हाउ यू कैन थिंक, लेकिन गलती होने के चांसेस रहेंगे यहाँ पे अनलेस यू आर वेरी श्योर नंबर वाइज। अब अगला क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ गायरेशन of uniform rod of length L about an axis passing through a point L/4 from the center of the rod and perpendicular to it is, simple question है, आपके पास एक rod है, then you have an axis passing through its center, इसका ml²/12, उससे L/4 डिस्टेंस पे h इक्वल टू L/4, h इक्वल टू L/4, ये है ml²/12, ये है IC। आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा IO। कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करते हो, IO इक्वल टू IC प्लस mh²। व्हाट इज IC, ml²/12। व्हाट इज h, L/4 का स्क्वायर, ml²/12 plus ml²/16। How much is this? 16 plus 12, 28 upon 12 into 16 ml²। How much is this? 6, 14, 7, 3, 7/18, 7/18 ml²। करेक्ट। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ml² को छोड़ देना, उसके साथ जो भी नंबर होता है वो होता है k²/L²। मतलब यहाँ पे L², तो जो नंबर है, नंबर, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला बताना चाहिए, k इक्वल टू √I/m। ठीक है, ऐसा करो, ऐसा थोड़ा स्टेप ज्यादा लगेंगे। 7/18 ml² अपॉन m, कैंसिल एंड कैंसिल, रूट ऑफ 7/18, 18 इज 9 into 2, मतलब रूट ऑफ 7 अपॉन 3√2। देखते हैं अभी क्या है, नहीं है 7 अपॉन, हाँ 48, ओके 48, गुड। तो 48, तो 48 तो क्या आएगा 7/48। तो रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी 7/48 into L। तो 7/48 L, ये रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये रूट के बाहर होना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, as shown in the figure, a bob of mass m, you have a bob, मतलब यहाँ पे बॉब की जगह पे आपको ब्लॉक दिखा दिया, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास m is tied by a massless string। ये जो स्ट्रिंग है इसका मास नहीं है, मतलब ये जो स्ट्रिंग आपको दिखाया है इट इज मासलेस। गुड। देन आगे बोला है whose other end portion, इसका, इस स्ट्रिंग का ऊपर का एंड इज बाउंड ऑन अ फ्लाईव्हील, इस फ्लाईव्हील के ऊपर इसको बाइंडिंग करके रखा है। देन राइट ऑफ रेडियस r एंड मास m, तो ये जो फ्लाईव्हील है मतलब डिस्क है, इसका रेडियस r और मास है m। व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, बॉब को छोड़ दिया, बॉब को छोड़ दिया तो इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। व्हेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, वायर खुलने लगेगा, वायर खुलेगा तो फ्लाईव्हील रोटेट होगा। तो when it has covered a distance of h, the angular speed of the wheel will be, तो जैसे ही बॉब को रिलीज कर दिया, बॉब starts falling down because of gravity, मतलब there is loss in potential energy। सिंपल, इसको रिलीज कर दिया, किसको, बॉब को, बॉब को रिलीज किया, रिलीज किया मतलब उसका हाइट क्या होगा, कम। हाइट कम होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कहाँ गया पोटेंशियल एनर्जी, किसका काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, तो वो डिस्क को रोटेट करेगा मतलब फ्लाईव्हील को रोटेट करेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू नो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी
किसका, बॉब का, ऑफ बॉब या फिर ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, किसका, किसका, फ्लाईव्हील का, राइट, ऑफ फ्लाईव्हील, राइट। फ्लाईव्हील बेसिकली इज रोटेटिंग, रोटेटिंग है ना, कि रोलिंग है, रोटेटिंग है, ओके। दिस इज mgh इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन विच इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और पूछा क्या है आपको, पूछा क्या है, ओमेगा, ओमेगा पूछा है, तो देखते हैं mgh, व्हाट इज आई, डिस्क है, डिस्क, डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 2 ये यहाँ था ही नहीं, कोई बात नहीं, तो ये m और ये m गया, 2 into 2 is 4, तो 4gh अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू, तो ओमेगा इक्वल टू 4gh बाय r स्क्वायर। पहले देख लेते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं तो देखना पड़ेगा कुछ और है, नहीं है, नहीं डोंट, नहीं सी, डोंट वरी अबाउट आर, आर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर यू कैन टेक आउट आउटसाइड फ्रॉम हियर, इट इज अंडर रूट ऑफ 4gh, राइट, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, the problem is with 3 factor here, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू थिंक कि क्या हो रहा है, अच्छे से पढ़ो। लुक, आपको बोला क्या है, when released from rest, when released from rest bob starts falling vertically, vertically नीचे आएगा, when it has covered a distance of h the angular speed of the wheel will be, so what do you think can be wrong here? Look, पोटेंशियल एनर्जी में, हाँ, डजंट मैटर, क्लियरली बोला है when it has covered a distance of h, that is fine, this is correct. So what is wrong? Wrong is something is on the right hand side. What something on the right hand side? What you have forgotten? You have forgotten something. आप सिर्फ ऐसा देख रहे हो, look at the question. Wait. Look at the question. You are just thinking कि जब ये मास रिलीज होगा तो सिर्फ डिस्क रोटेट होगा क्या? ये भी तो मूव हो रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी कौन देखेगा? मास भी तो नीचे गिर रहा है ना, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी तो लेना पड़ेगा। बॉब का काइनेटिक एनर्जी, you are releasing the bob, because bob is released, bob is moving, moving मतलब उसका भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है, राइट, उसके साथ साथ डिस्क रोटेट हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा ही करेक्शन है, नॉट मच। So what you should do is gain in kinetic energy of flywheel plus translational kinetic energy of bob. तो ये भूलना नहीं, because if you forget this you will not get correct answer. This is half I omega square plus half mv square. Then वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसको हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, लेकिन हमको ओमेगा चाहिए, तो v इज आर ओमेगा एंड I हियर इज mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अब ऐसा है, ये 1/4 है, ये 1/2 है, कितना 3/4, 1/4 इज 0.25, 1/2 is 0.5, 0.5 और 0.25 is 0.75, that is 3/4, आ गया 3, तो ये आ गया 3/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। Therefore you will get this as, हमको चाहिए ओमेगा स्क्वायर, तो 4 इधर गया, 4gh अपॉन mr स्क्वायर, और क्या है 3, करेक्ट, राइट, m तो कैंसिल हो गया था,
m कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया था हमने फाइन, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से m होगा डिसअपियर। तो आप लोगों का रूट व्हाट विल बी रूट 4gh by 3 1 by r 4gh, ऑप्शन नंबर डी। गुड।